सबसे बड़ा जो समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज की। तो नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ अंकुश परोचा है। पहचान की मोहताज नहीं अंकुश परोचा जी, आपने पता है एक उभरता चेहरा, किसान आंदोलन में लगातार सहयोग कर रहे हैं, लगातार सहायता दे रहे हैं, लगातार महीने में 15,000 रुपये की सहायता और दूध भी देते हैं। तो ये लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार से हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि दिल्ली जाने वाले हैं, जिस प्रकार से जो संसद मार्च चलता है वहाँ पर किसानों का भी एक मार्च लगता है अलग से। वहाँ पर जो 3 काले कानून हैं उन पर चर्चा की जाती है। 200 लोग सिंधु बॉर्डर से हर रोज़ जाते हैं और आइडेंटिफाई लोग ही जाते हैं, वहाँ पर आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो अंकुश परोचा जी कल गए थे, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वहाँ पर चर्चा हुई, इस बात पर पूरी बात अंकुश परोचा से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से वहाँ पर ये पहुँचे थे। सर नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से हमने आपसे 2-3 दिन पहले अभी बात की थी कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ संसद का जो मार्च चलता है, किसान आंदोलन, वहाँ पर बैठकर चर्चा करते हैं 3 बिलों पर, अलग से एक मार्च करते हैं, अलग से एक संसद लगाते हैं किसानों की। तो वहाँ पर आप शामिल होने के लिए गए थे। तो आप वहाँ पर गए तो सर सबसे पहले क्या हुआ, आप सिंधु बॉर्डर पहुँचे तो उसके बाद क्या हुआ सर, सारी एक्सपीरियंस आप शेयर करें। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं किसानों के जज्बे को सलाम करता हूँ, जो कि तपती धूप में, कड़कती ठंड में, और अब बारिश हो रही है जी कुछ दिनों से लगातार, इसमें भी उनका ना जोश कम हुआ, कुछ नहीं जी, वो और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ जी। और साथ ही में मैं राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच और संयुक्त किसान मोर्चा को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं और मेरी टीम नरवाना से यहाँ की रिप्रेजेंटेशन वहाँ जो संसद मंच है वहाँ पे हमने की। और वहाँ के जो एक्सपीरियंस है जी वो बहुत ऑथेंटिक रहा, बहुत प्रामाणिक कह सकते हैं। और उसमें ऐसा रहा कि सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आप सिंधु बॉर्डर से गए तो वहाँ से कैसे गए, कैसे सर? सबसे पहले तो जी ये है कि सबसे पहले इसके लिए रजिस्टर करना था। अच्छा जी। ऑल ओवर। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपने रजिस्टर? नहीं, रजिस्ट्रेशन बहुत दिन पहले किया था, आज से करीबन 10-15 दिन पहले। अच्छा जी। तो इसमें पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। और कल की ही बात करते हैं तो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, सभी स्टेटों से लोग गए थे। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक एक्सपीरियंस था कि हमेशा मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक है, ये किसान थोड़ी ना है, और साथ में बोल देते हैं कि ये तो सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। मतलब कल आपको पता चला जब आप उनके साथ मुझे बैठे? ये चीज़ पता है, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत ऑथेंटिक है। और इसके लिए मैं धन्यवाद मीडिया का भी करता हूँ कि वो सब तक पहुँचा रहे हैं सच्चाई। अच्छा जी। क्योंकि देखिए, पहली चीज़ तो है बिना आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है। अच्छा जी। हर चीज़ पुलिस वहाँ पे चेक कर रही है, फिर आप वहाँ जा सकते हैं। सिर्फ तो 200 लोग जाते हैं। गए, पहले आपको अपनी आईडी दीजिए। हम सबको कार्ड अलॉट होते हैं जी। 5 बसें थी, 40-40 लोग, आगे 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, और साइड में बाइक में पुलिस वाले। अच्छा जी। तो एक तरह से पूरा कहते हैं ना पुलिस एस्कॉर्ट, पूरी सिक्योरिटी और पुलिस एस्कॉर्ट सर्विस के साथ हम वहाँ तक गए। जंतर मंतर रोड पे संसद मार्च लगा था, तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि सबकी आईडी चेक हुई, तो ऑथेंटिसिटी तो इससे क्लियर हो जाती है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अच्छा, और वहाँ पर जैसे आप गए सर, वहाँ पर कैसा लगा जब एक संसद लगती है और किसानों की संसद लगी है, वहाँ पर जाकर आपको किस प्रकार की फीलिंग आई और किस प्रकार की वहाँ पर चर्चा हुई बिलों पर, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? सबसे ये बहुत ऑथेंटिक एक्सपीरियंस रहा था। जैसे संसद में स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, वैसे ही वो पूरी सेटलमेंट वैसी ही थी, पूरा सेटअप वैसे ही था। अच्छा जी। जो हमारे स्पीकर थे वो बिहार से, जो कृषि मंत्री है और सिंचाई मंत्री हैं, वो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है वो थे। अच्छा। और उन्हीं की देख रेख में पूरे सेशन चले, और 3 सेशन चले टोटल। अच्छा। तो उसी में मैं बताना चाहूँगा कि सबने अपना पर्सपेक्टिव रखा कि कैसे कल के जो टॉपिक था, जो मुद्दा चर्चा का विषय था, बहस का विषय, वो ये था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा। अब अभी तक सब ने अपने अपने किस्से सुनाए। अब लोग कहते हैं, जैसे सरकार ने जो हमें कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो किसानों की आय है वो दुगनी हो जाएगी। वहाँ पे कम से कम 40 रिप्रेजेंटेटिव आए थे अपनी जगहों से बताने के लिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, 4 साल हो गए, पैसे नहीं आए। अच्छा जी।
पेप्सी कंपनी का नाम आया और कंपनियों का नाम आया कि मैंने उनसे किया था, हमारी फसल 80% वापस दे दी, मेरे को इतने लाख रुपया भी बैंक को देना, मैंने कर्जा उठा के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी। मतलब कुछ एक्सपीरियंस होल्डर आदमी आए हुए हैं। इतने एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ कि मीडिया के थ्रू वो और आगे लोगों तक पहुँचें, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में कितना नुकसान इनकी देगा। बुनियाद ही गलत है, ये 3 काले कानून ही हैं, तो इन्हें वापस हट जाना चाहिए और एमएसपी गारंटी हो। अच्छा, तो चर्चा वहाँ पर जिस प्रकार से की गई, तो मेन फोकस किस चीज़ पर रहा जी? मेन फोकस इसी पे थी कि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो जो हर जगह से आए हैं, और प्लस ये था कि ये दिखाना था, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ये दिखाना चाहता था कि देखिए आप तो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप तो हमें ना किसान मानते हैं, ना हमारे आंदोलन पे ध्यान दे रहे हैं, एक तरह से बिल्कुल किसी बात का कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, क्योंकि ना हमसे सलाह ली गई, कोरोना की आड़ में लाए गए, तो अब आप हम पे नज़र भी नहीं डाले, तो हम भी अपना पैरेलल पार्लियामेंट है वो चला सकते हैं, और हम अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे वहाँ पे, और सरकार से निवेदन करते कि नहीं हटाएं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये सर, आपने भी अपनी बात रखी वहाँ भी? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात? मैं और मेरी टीम नरवाना की तरफ से गए थे, क्योंकि राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच ने मुझे ये मौका दिया कि आप नरवाना से टीम लेके जाएं और रिप्रेजेंटेशन करें, तो वहाँ पे हमने मुद्दे रखे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। जो मेरा था, जो मैंने अपना पॉइंट रखा, वो बेसिकली ये था कि कैसे कई रिसर्च पेपर्स में ये बताया कि 2019 में जो फार्मर सुसाइड थी वो 10,281 थी। अब आने वाले टाइम में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और जो उसके केसेस इंडिया में चल रहे हैं, तो इससे फार्मर सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल है, वो फार्मर्स का बढ़ेगा। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए कि कैसे वो स्ट्रेस फ्री हों, उल्टा ये कानून थोप के स्ट्रेस लेवल और बढ़ाए। इंटरव्यू के ज़रिए भी मैं औरों से भी आग्रह करता हूँ कि आप आगे बढ़कर आएँ, किसान आंदोलन को समर्थन करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग साथ आएंगे, सरकार को ये शक्ति प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम इससे इफ़ेक्ट होंगे, आप अपने ये 3 काले कानून वापस लो। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ा जो समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज की। तो इस चीज़ पे हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वो फाइनली वो रिजेक्ट हो ही देगा जो भी क्रॉप्स होंगे। और मैं इस एक स्पेशल वो जो है कि जैसे भाई ने पहले भी बताया था, लवप्रीत भाई ने, कि कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के कोरोना की आड़ में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से इस लॉ को लाया गया है। क्योंकि पहले ये कंकरेंट लिस्ट में था, तो 3rd अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें इसको एक यूनियन उसमें कंकरेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, ताकि क्योंकि तब भूखमरी से देश जा रहा था, तो इसलिए अनाज की कमी ना हो, इसके लिए किया गया था। लेकिन उसका गलत उपयोग किया गया भी। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे फार्मर डिस्ट्रेस पे हम पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, तो ये चीज़ आने वाले टाइम में फार्मर सुसाइड को बहुत बढ़ावा देगी। अगर हम 2019 का रिकॉर्ड देखें तो 10,281 फार्मर्स ने सुसाइड की थी इंडिया में। हम उसे सिर्फ 10,281 फार्मर्स नहीं देख सकते, कम से कम लाखों लोग, उनके परिवार को भी तो काउंट करेंगे जो उनके बाद किस हालात में होंगे। तो ऐसे लॉज सिर्फ ये सीधा लैंड को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये फायदा देंगे 1 साल 2 साल, उसके बाद बस सीधा अटैक होगा कि लैंड ये आ जाए। क्योंकि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं वो, क्योंकि जो छोटे फार्मर्स होंगे उन्हें तो छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं होगी, और कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो छोटे फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डीपीजेंटाइजेशन। तो वो जिस देश में एम्प्लॉयमेंट का इतना बुरा हाल है, अगर वो खेती छोड़ देंगे वो जाएंगे कहाँ? इससे बहुत ही भीषण सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इंडिया में। तो इसलिए इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान।